हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं important and different MCQs on various topics for your job exams, for your entrance exams and all school level exams। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 इंपॉर्टेंट MCQs साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स के पार्ट के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के 50 MCQs आप हमारे साथ आंसर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम देख पाएँ या आप एनालाइज कर पाएँ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें एंड सभी अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए आई बटन को या सेटिंग बटन को क्लिक करें और वहां से हमारी सारी वीडियोस को वन बाय वन सॉल्व करें। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, materials which allow larger currents to flow through them are called insulators, conductors, semiconductors, alloys। वो मटेरियल जो करंट को अलो कर देते हैं पास होने में, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। सो दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंडक्टर्स। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट क्या है? कूलम, वोल्ट, एम्पियर्स, ओम्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट एसआई यूनिट है कूलम्स। सो ऑप्शन ए, कूलम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। This is electric current, I is electric current, so it is a Q upon T. So right answer is electric current, option C. Next question, question number 4, the SI unit of electric current is coulomb, volt, ohm, ampere। करंट के SI यूनिट क्या है? तो करंट के SI यूनिट होते हैं एम्पियर्स। सो D एम्पियर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, question number 5, the instrument used to measure electric current is ammeter, voltmeter, rheostat, transformer। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर, एम्पियर मीटर जिसको हम कह सकते हैं, एमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, the emitter is always connected in dash with the electric circuit। parallel, series, both series and parallel, none। तो एमीटर को सर्किट के अंदर किस अरेंजमेंट में कनेक्ट किया जाता है? तो एमीटर को पाथ में कनेक्ट किया जाता है। सो सीरीज में जहां से करंट फ्लो करेगा वहां पे एमीटर कनेक्ट होगा। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, the resistance of an ideal emitter is low, high, zero, none। एक आइडियल एमीटर वो होता है जो परफेक्ट एमीटर होता है 100% एफिशिएंसी के साथ। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हम आइडियल बात कर रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में लगेगा, पाथ में आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। सो ऑप्शन सी, 0 इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 8, the amount of work done in joules when one unit electric charge moves from one point to another point in electric circuit is called। जब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराया जाता है, तो जो वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्योंकि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो वर्क डन। सो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्लियर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और उसके एसआई यूनिट है वोल्ट, वी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर potential difference between 2 points is ammeter, voltmeter, rheostat, transformer। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, the voltmeter is always connected in dash with the appliances, series, parallel, both series and parallel, none। तो वोल्टमीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है किसी भी अप्लायंस के साथ या सर्किट के अंदर? तो वोल्टमीटर को किया जाता है पैरेलल कनेक्ट, एमीटर को किया जाता है सीरीज में कनेक्ट। सो बी, पैरेलल इज द राइट आंसर फॉर वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? लो, हाई, मॉडरेट, इन्फिनाइट। तो वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, उस पैरेलल पाथ में करंट नहीं जाना चाहिए, पूरा करंट एक्चुअल पाथ में ही फ्लो होना चाहिए। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, दैट इज इन्फिनाइट मस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, इन्फिनाइट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एम्पियरेज, वॉटेज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहते हैं। सो वोल्टेज सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट है? V इक्वल टू आई अपॉन आर, V इक्वल टू आर अपॉन आई, V इक्वल टू आई इंटू आर, R इक्वल टू V इंटू आई। सो ओम्स लॉ की डेफिनेशन कहती है V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो सी आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जब हम वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ को, तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट या सेटअप लगाते हैं उसमें से क्या क्या होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, वो हमें देखना है कौन सी ट्रू नहीं है, कौन सी फॉल्स है। द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नाउन रेजिस्टेंस। द वोल्टमीटर इज, द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। The rheostat can only increase the resistance in electric circuit. The single key is used to switch on or off the electric circuit. So first statement जो हमारी है यहाँ पे, voltmeter is connected in parallel, ये true है। Ammeter is connected in series, ये भी true है। Rheostat can only increase the resistance, ये false है। Rheostat जो है वो increase भी कर सकता है, decrease भी करता है resistance को। So this is wrong. So option C इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 16, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ए ऑलवेज, बी नेवर, सी समटाइम्स, डी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन में ये कहा गया है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट। बट ये स्टेटमेंट तब ट्रू है जब टेम्परेचर क्या रहेगा? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो D मस्ट बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द स्लोप ऑफ वोल्टेज V वर्सेस करंट I इज कॉल्ड। तो वोल्टेज और करंट की स्लोप को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज V और करंट I की स्लोप निकालनी होगी तो V अपॉन I, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है, होता है R। R इज अ रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन
विच वन, ए ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में जो किसी मटेरियल के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल या कोई भी तरह की रुकावट पैदा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ए यहां पे होना चाहिए हमारा राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड एज। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, रेजिस्टेंस बॉक्स, वोल्ट मीटर। तो चेंजिंग रेजिस्टेंस वाले डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टैट। एक्चुअल वर्ड इज रियोस्टैट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर, ओम मीटर, ओम, ओम इनवर्स। सो रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट है ओम। ओम जिसके सिंबल ये रहेंगे। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 21। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सो राइट आंसर यहां हमारा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22nd। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो हमें पता है यहां पे फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू रो L बाय ए। और जो रो है, दिस रो, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मटेरियल कौन सा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी होगी। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम, ओम मीटर, ओम, यहां पे ओम इनवर्स आप कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है ये। ओम इनवर्स, देन ओम मीटर, देन ओम पर मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी रो, इसके यूनिट होते हैं ओम मीटर। सो इसके यूनिट क्या होंगे? ओम मीटर। सो सी, ओम मीटर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सिल्वर मटेरियल का सबसे लो है, इसीलिए ये बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सो दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। द मटेरियल्स हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपरकंडक्टर्स, कंडक्टर्स। जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी उन मटेरियल्स को क्या कहेंगे? तो जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी उन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर कहेंगे, बिकॉज वो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी। सो ऑप्शन ए इंसुलेटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी इन द रेंज 10 raised to power -8 to ohm meter to 10 raised to power -6 ohm meter, इस रेंज की रेजिस्टिविटी जिन भी मटेरियल्स की होंगी वो क्या होंगे? तो
तो इस रेंज में आने वाले मेटल्स भी हैं एंड एलॉयज भी हैं। तो मेटल और एलॉयज दोनों की रेजिस्टिविटी इस रेंज के बीच बीच में आती है। सो ऑप्शन होना चाहिए डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। लैंप्स के अंदर कौन से फिलामेंट का यूज किया जाता है, वो मटेरियल क्या है? कॉपर फिलामेंट, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन। तो यहां पे लैंप के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थोड़ा हाई चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई चाहिए ताकि वो पिघले भी नहीं और हीट अप होने के बाद लाइट, विजिबल लाइट हमें दे। तो उसके लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। सो राइट आंसर इज डी, टंगस्टन। उसके फिलामेंट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, हाउ रेजिस्टेंस विल चेंज। रेजिस्टेंस की चेंज देखनी है अगर लेंथ और रेडियस को चेंज कर रहे हैं। सो हमें पता है रेजिस्टेंस आर होता है रो एल अपॉन ए। अगर मैं एरिया को भी लिख दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। सिर्फ लेंथ को ट्वाइस करना है तो ऊपर जो होगा वो हमारा एल की बजाय 2 टाइम हो जाएगा चेंज। जो वेट, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूं। जो लेंथ है इसमें 2 टाइम हो जाएगा तो ऊपर 2 टाइम बढ़ जाएगा। नीचे रेडियस की जगह पे 2 टाइम होगा तो 2 का स्क्वायर करके 4 टाइम चेंज हो जाएगा नीचे। ओवरऑल डिनोमिनेटर में चेंज होगा 4, न्यूमिनेटर में चेंज होगा 2। 4 क्यों होगा? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। सो ओवरऑल चेंज हुआ 1/2। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ होनी चाहिए। सो ऑप्शन इज सी, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज इज। सीरीज में जब दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? दोनों का सीधा सम होता है। सो R1 प्लस R2 होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RE, that is equivalent resistance, is R1 plus R2. So right answer is option A. Clear? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल बी। जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इक्वल टू एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, नन। तो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स लगे होंगे जिनका रेजिस्टेंस होगा उन सभी में से बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि सब ऐड होकर के ज्यादा ही बनाएंगे। सो ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, आप कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ले उससे बड़ा ही होगा नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में, सीरीज कनेक्शन में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 31. In series combination, which of the following quantity remains same? Potential difference, voltage, electric current, electric charge. तो सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो वहां पे उनमें करंट जो होता है वो सब में सेम फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। If two resistors of values 20 ohm and 30 ohm are connected in series, then their equivalent resistance is 20 ohm और 30 ohm का resistance है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो 20 ohm और 30 ohm सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस सीधा सम करके आ जाएगा। ओवरऑल टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 50 ohm। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 50 ohm। सीरीज कनेक्शन है, ध्यान देना है। सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट जो होता है सीधा सम हो जाता है। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज. जब पैरेलल में R1 और R2 को कनेक्ट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल से निकल जाएगा. रेसिप्रोकल ऑफ टोटल या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल का सम. जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है सबके रेसिप्रोकल का क्या लेना पड़ेगा? सम लेना पड़ेगा. क्लियर? तो सम करेंगे तो 1/RE हमारा होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2. बट हमें RE निकालना है तो ये RE होगा, तो उधर भी रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस शुड बी द राइट आंसर. और ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी में हमें दिया गया है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 34. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल बी लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इक्वल टू एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, नन. तो पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंपैटिबली लेस होता है. सो लेस देन any individual resistance is the right answer. Option number A. Question number 35. In parallel combination of resistors, which of the following quantity remains same across each resistor? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या सेम रहेगा? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो है वो सभी के लिए सेम होती है. सो ऑप्शन ए वोल्टेज विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद अ सेल या बैटरी कह लो इन पैरेलल. तो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है. फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2. R1 और R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है. तो ये एक ही वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है लाइक दिस. मैं आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ. इस तरह से ये एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्टेड है. सेल लिखा हो तो सेल बना लेते हैं. लेट अस से दिस इज R1, दिस इज R2. अब हमें कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2. दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, तो करंट जो होता है I वो होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. अब वोल्टेज सेम है तो अगर मैं करंट की रेशो देखूं तो मुझे लिखना चाहिए I1 अपॉन I2 जो होना चाहिए V अपॉन V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2. क्लियर? यहाँ से रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखूं सो ये बन जाएगा R2 अपॉन V2 सॉरी. वोल्टेज एंड वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? कैंसिल. वोल्टेज सेम ही है तो आएगी R2 अपॉन R1. ये हो जाएगा हमारा रेशो. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप ये भी कर सकते थे, एक तरीका ये भी है कि अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V अपॉन R. वोल्टेज कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो करंट की रेशो करंट अक्रॉस R1 करंट अक्रॉस R2 होना चाहिए उल्टा R2 अपॉन R1. सो ये भी हो सकता है, तब भी आंसर आपका यही है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37.
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल इज 4 ओम के रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। नेट क्या टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा सभी के रेसिप्रोकल्स का सम। तो 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, सबका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे सो ये हमारा कितना बन जाएगा? 4/4 दैट इज 1। सो 1/RE is 1, so RE is equal to 1 ohm. Clear? So right answer must be option number B, 1 ohm. Clear? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38। A wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resistance of this combination be R2, then ratio R1/R2। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले R1 था। R1 रेजिस्टेंस के 5 पीसेस इक्वल कट किए हैं। तो R1 रेजिस्टेंस वायर का जो रेजिस्टेंस है, तो लेंथ अगर हम जितने टाइम कम करेंगे रेजिस्टेंस भी उतने टाइम कम हो जाता है। तो R1 जो था पहले वो टोटल रेजिस्टेंस R1 था। क्लियर? अब इसके 5 पीसेस कर दिए हैं, तो 5 पीसेस कर देने के बाद सबका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1/5, R1 1/5 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर? 5 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ कम हुई है। ये सभी जो कनेक्ट किए गए हैं ये कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो R2, उसका रेसिप्रोकल, नेट रेजिस्टेंस क्या है? R2। तो R2 का रेसिप्रोकल, सबका रेसिप्रोकल का सम होना चाहिए 5/R1, 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 5/R1 एंड 5/R1। सबका इंडिविजुअल का हमने रेसिप्रोकल लिया है और टोटल का भी रेसिप्रोकल। ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? 5 + 5 R1 सबके लिए आएगा R1, और 5 + 5 + 5 हो जाएगा 25। तो रेशो R1/R2 क्या हो जाएगी? यहां से हम R1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो R1/R2 बन जाएगा 25। क्लियर? सो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के अंदर 25। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? कौन सा फॉर्मूला या एक्सप्रेशन देता है? तो जूल्स लॉ का एक्सप्रेशन है H = I² × R × T। यहां से अगर मैं देखूं तो कोई भी मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अब मैं I² को I × R कर लेता हूं, I² को I × R × T कर लेता हूं। I × R जो हमारा होता है IR, वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज होता है। तो यहां से मैं लिख लूंगा व्हाट? I × V × T। तो H = VIT हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर राइट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following shows heating effect of electric current? Fuse wire, electric iron, electric heaters, all of these। इनमें से कौन कौन करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है, मींस हीटिंग इफेक्ट शो करता है? फ्यूज वायर, यस, करंट जब फ्लो होता है तो हीट अप होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, यस, करंट जब फ्लो होता है तो ये भी हीट अप होना शुरू हो जाती है और हम आयरन क्लोथ्स वगैरह कपड़ों को हम आयरन करते हैं। हीटर्स के अंदर भी हमने देखा है, आमतौर पे घरों में हमने देखा होगा, जब करंट फ्लो होता है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ये हीट देता है। सो ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। सभी हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड, देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम। अगर एक
रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू को आधा कर दिया जाए तो हीट जो प्रोड्यूस होगी उसमें क्या चेंज होगा? डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी, मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम हीट और करंट का देखें तो दैट इज इन जूल्स लॉ, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो H और आई स्क्वायर का रिलेशन है। तो इफ अगर मैं करंट को वेट H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो H और I का जो रिलेशन है, H और I का रिलेशन जो है वो स्क्वायर का रिलेशन है। तो इफ अगर मैं करंट को हाफ करना है हमें, अगर मैं करंट को हाफ कर दूंगा 1/2 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी जो है वो पहले से 1/4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सो 1/4 हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू इनिशियल वन। क्लियर है? पहले से 1/4 टाइम हीट एनर्जी आएगी। क्वेश्चन नंबर 42, द फ्यूज वायर्स आर कनेक्टेड इन डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्स्ट्रा करंट फ्लो। तो ज्यादा करंट जो है अगर कभी फ्लो होता है तो फ्यूज वायर्स को कनेक्ट किया होता है हमने सर्किट्स के अंदर, ताकि ज़्यादा करंट आए तो जो हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको कोई हार्म ना हो, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, पूरे सर्किट को डैमेज होने से बचा सकें। तो फ्यूज वायर्स को कहाँ कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में, सीरीज में, बोथ सीरीज एंड पैरेलल, नन ऑफ दी। तो सीरीज के अंदर ही करंट होता है। करंट जब चलता है तो पाथ में चलता है, और पाथ के अंदर जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे सीरीज। सो फ्यूज वायर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी, सीरीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43, इन डोमेस्टिक वायरिंग डैश अरेंजमेंट इज यूज्ड। घरों में जो वायरिंग की जाती है, जो कनेक्शंस किए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं? सीरीज, पैरेलल, बोथ सीरीज एंड पैरेलल, नन। तो डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है आमतौर पे जनरली वो पैरेलल कनेक्शन के अकॉर्डिंग, पैरेलल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है, ताकि हम सभी डिवाइसेस को अलग अलग करंट दे करके अलग अलग तरीके से कंट्रोल, अलग स्विच से कंट्रोल कर सके। सो बी, पैरेलल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पावर इनमें से किस एक्सप्रेशन के द्वारा निकाल सकते हैं या दी गई है? तो पावर जो होती है, इलेक्ट्रिक पावर P, दैट इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को अगर हम देखें, एनर्जी दैट इज हीट भी हो सकती है, वर्क डन भी हम कह सकते हैं। तो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। सो ये बन गया हमारा पोटेंशियल V इंटू क्यू, चार्ज Q। अब Q अपॉन T की अगर हम बात करें, सो Q अपॉन T दैट इज चार्ज अपॉन टाइम विच इज योर करंट। सो ये बन गया V इंटू आई। सो पावर होनी चाहिए VI, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। P इज इक्वल टू VI। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45, the SI unit of electric power is kilowatt hour, एम्पियर, जूल, वोल्ट, एम्पियर। तो अगर हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं पावर की, इलेक्ट्रिक पावर के SI, तो अभी रिसेंट हमने देखा पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज के यूनिट होते हैं वोल्ट, करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। सो राइट आंसर मस्ट बी वोल्टेज इंटू एम्पियर विच इज इन ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर। इसी वोल्टेज इंटू एम्पियर को यूनिट्स में हम वॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वॉट भी हम SI यूनिट कह सकते हैं पावर के। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली डिफाइंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करती है?
तो ये जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर हमने पढ़ा, तो वो था एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी अगर हमें देखें तो एनर्जी होनी चाहिए पावर इनटू टाइम, क्लियर। और पावर जो है वो होता है V इंटू आई, पावर की जगह लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। सो VIT ये हमारी कोई भी एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। तो VIT इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी E is equal to V into I into T is the right answer for this question. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप मोर स्पेसिफिकली अगर आपको लिखना होगा तो आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉमर्शियल यूनिट क्या है? तो एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। पावर के अगर यूनिट की बात करें तो किलोवाट होंगे कॉमर्शियल, और टाइम की बात करें तो आवर। सो हमारे यूनिट होने चाहिए किलोवाट आवर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48। 1 किलोवाट आवर इनमें से किसके बराबर है? तो अगर हम 1 किलोवाट आवर देख रहे हैं 1 kWh, तो किलोवाट को अगर चेंज करें तो 1000 वाट, किलो का मतलब 1000, तो 1000 वाट हो गया। वेट, 1000 वाट लिख लेते हैं। आवर की बात करें SI यूनिट्स में, स्टैंडर्ड में, सेकेंड्स में अगर देखना होगा तो 3600 आवर्स, क्लियर। तो ये हमारा बन जाएगा 360000 वाट आवर, जो कि जूल होगा। ये क्या हो जाएगा? जूल। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। So B is the correct answer. Question number 49. If an electric charge of 300 coulombs flows for 10 minutes, what is the value of electric current flowing? So बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर चार्ज फ्लो कितना है, चार्ज हमें दिया गया है 300 कूलम। कूलम इसका ऐसा यूनिट है, बिल्कुल सही है। कितने टाइम के लिए फ्लो करता है? तो दिया गया है 10 मिनट्स, बट मिनट स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकंड्स, क्लियर। तो करंट क्या होगा? तो करंट हमारा यहां पे हो जाएगा, करंट आई हमारा होना चाहिए Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज इज 300, टाइम इज 600, सो 1/2 दैट इज हाफ एम्पियर, ये होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है हमारा? 1/2 हाफ एम्पियर, सो दैट इज इन ऑप्शन सी, 0.5 एम्पियर, दैट इज हाफ एम्पियर। सो सी इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट, क्लियर। Question number 50 and the last question is, an electric iron draws a current 4 ampere when connected to 220 volt means its resistance must be। अगर एक आयरन को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो V हमारा हो गया 220 वोल्ट, क्लियर। और कितना करंट ये लेगी? तो ये करंट लेगी 4 एम्पियर। दोनों यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है, बिल्कुल सही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? तो ये हम VIR का जो एक्सप्रेशन है ये ओम्स लॉ से देखते हैं, तो R होना चाहिए V/I। सो V हमारा यहाँ पे है 220 और I हमारा यहाँ पे है 4। सो ये हमारा कितना बन जाएगा? ये हमारा हाफ करेंगे तो 110/2 दैट इज 55 ओम हमारा होना चाहिए राइट आंसर, विच इज इन ऑप्शन बी। तो 55 ओम होगा रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन, क्लियर है सबको। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों।
थैंक यू, हैव ए गुड टाइम। और अगली वीडियो और सब पिछली जितनी भी वीडियोस हो चुकी है उनको जरूर देखें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।